हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी एजुकेशन क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये सोशल साइंस की बुक हिस्ट्री का चैप्टर है सेकंड। अपन चैप्टर फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आप अपन चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत प्यारे तरीके से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैचिंग है। अब आपकी जो 3 बुक्स दी गई हैं उनमें से सिर्फ हिस्ट्री वाली जो बुक है उसमें ही मैचिंग्स दी गई हैं और ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो बाकी आपको एग्जाम के लिए ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको करते हैं। जो दीवानी, टाइगर ऑफ मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चन्नम्मा और सिपाही जो है इनको किस किस से मैच करना है अपन को, ये अपन देखते हैं। सो दीवानी है वो राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। जो मतलब ऐसा है कि जो दीवानी जिसके पास थी उसको लैंड रेवेन्यू को जो जो कर लगता था पहले लोगों को जमीन के ऊपर, तो वो उसको कलेक्ट करने का जिनके पास अधिकार होता था वो दीवानी होती थी। ओके, एंड टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को बोला जाता था। फौजदारी अदालत जो है वो क्रिमिनल कोर्ट को बोला गया है। तो यहाँ पे अदालत और कोर्ट एक दूसरे से रिलेट है, इसलिए अपन दोनों को मैच कर देंगे। रानी चन्नम्मा जो है वो लीड करती हैं एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को कितूर में, ठीक है। तो जो और जो सिपाही है, सिपाही को पहले सिपोय बोला जाता। तो ये मैचिंग्स अपनी खत्म हो चुकी हैं। अब अपन जंप करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पे 4 ब्लैंक्स हैं अपने। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सरसाइज दी गई है भाई, जल्दी से कंप्लीट कर लेना। ओके, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ प्लासी। जैसे जो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट था बंगाल का वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद शुरू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके बच्चों, और जिसको बैटल ऑफ प्लासी वाला आंसर याद है तो मुझे कमेंट करके बताइए मैम, आई हैव डन इट। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। जो मैसूर नाम की जगह है वहां के जो रूलर थे वो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। ओके, डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी है 7th क्लास में भी है, आपने पढ़ी होगी शायद। तो आप यहाँ पे दोबारा इसको पढ़ने जा रहे हैं और आप एक बार और पढ़ोगे 10th क्लास में। ओके बच्चों, सो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लीजिएगा आप। एंड जो मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहां पे मराठा किंगडम लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स अब अपन देखते हैं। यहाँ पे 4 ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। बिल्कुल नहीं, 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर बिल्कुल भी स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ था। आई थिंक 18th सेंचुरी में जो औरंगजेब था वो था, तो इसलिए ये अभी उन्होंने तो सब बर्बाद ही कर दिया था। ठीक है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ वही एक कंपनी थी यूरोपियन कंट्री जिसने इंडिया के साथ ट्रेड करा था। बिल्कुल नहीं, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी और बाकी कंट्रीज भी आई थी ब्रिटिशर्स की जिन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड करा था। तो ये क्वेश्चन अपना जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज महाराज रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। एब्सोल्युटली ट्रू। जैसा इनका नाम है ना रंजीत सिंह, तो सिंह जो वर्ड है वो पंजाबी के लिए यूज होता है, तो आप इस चीज से इसको रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये जो आंसर है वो ट्रू है। एंड द डी स्टेटमेंट इज ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कन्क्वायर्ड। ओके, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को इंट्रोड्यूस नहीं करा था टेरिटरीज में जब उन्होंने इंडिया को कन्क्वायर करा था। फॉल्स है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, लेट्स डिस्कस वाले। ओके, तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। कौन सी चीज ऐसी थी जिसने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट किया था। ये आंसर बहुत अच्छा है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद करना। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज पर अट्रैक्टेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। ये जो लाइन है वो आपके क्वेश्चन से उठाई गई है, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा तो आप क्वेश्चन से इसको कॉपी कर देना। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग विद इंडिया वाज हाईली प्रॉफिटेबल एंड फ्रूटफुल टू द बिजनेसमैन इन यूरोप। जो यूरोप के बिजनेसमैन थे उनको इंडिया में ट्रेड करने पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट फील हो रहा था, प्रॉफिट फील भी हो रहा था और प्रॉफिट गेन भी कर रहे थे वो। ओके, तो इसलिए जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंडिया में ट्रेड करना चाहती थी।
The European trading companies purchased goods as cheaper and sold them in Europe at the higher prices. जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंडिया से चीपर रेट में मतलब कम दामों में यहाँ से सामान खरीदते थे और यूरोप में हाई प्राइस में उसको सेल करते थे. ओके. Third is the fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. यहाँ पे अपने इंडिया में जो कॉटन और सिल्क का फाइन क्वालिटी में जो प्रोडक्शन होता था उसको वो यूरोप में बहुत बड़ा मार्केट बना के बैठे थे. आई समझ में? तो मतलब यहाँ से वो सस्ते में खरीदते थे, वहां पे महंगे महंगे में बेचते थे और यहाँ पे वो उगवाते थे इंडियंस थे जो उनके थ्रू और यूरोप में जाके सेल करते थे बड़े मार्केट में. ओके. इंडियन स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमोम एंड सिनेमोम वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप. इंडिया में जो मसाले अपन को जैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले जो वास्को डी गामा आया था ना अपने इंडिया में, सबसे पहले वही तो था एक्सटर्नल, तो जो अपने इंडिया को बर्बाद करने में उसका हाथ था. ओके. तो जो वास्को डी गामा था उसने जब अपने यहाँ के मसाले टेस्ट करे उसको सबसे पहले मसाले पसंद आए थे, उसके एक्सपोर्ट के लिए उसने अदर कंट्रीज से लोगों को यहाँ पे बुलाया था. ठीक है. तो अपने यहाँ के जो मसाले हैं वो अपने भारत की खासियत है. ठीक है. तो जो पेपर है मतलब काली मिर्च है, क्लोव्स है और इलायची है, ये सब चीजें जो हैं वो यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस मसाले हैं, तो उनकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी. आई समझ में? तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. इसको आप इजीली याद कर लेना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको राइट डाउन किया है. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और बंगाल के नवाब थे उन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज बताने हैं. इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, 18th सेंचुरी में औरंगजेब की डेथ के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये वाला जो कहाँ गया डिस्क्रिप्टिव चेंजेस 18th सेंचुरी. ओके. जो मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में बोला गया है ना स्ट्रॉन्गर बना था. तो 18th सेंचुरी में जब औरंगजेब आया था, जैसे यहाँ पे लाइन लिखी होती है फॉल्स है, तो औरंगजेब की बात करी गई यहीं पे. तो 18th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब जब मर गया था, बंगाल ऑफ नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी. औरंगजेब के मरने के बाद जो बंगाल था, बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी पावर को असर्ट कर दिया था यहाँ पे अपने इंडिया में. ओके. थ्रू द 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इंटेंसिफाइड. तो इसके बाद उनके बीच में और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था 18th सेंचुरी के बाद. ओके. द नवाब्स refused to grant the company concession, demanded large tributes and denied it the right to mint coins and stopped it from extending its fortifications. They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and also undermining their authority by refusing a pay tax, writing disrespectful letters and humiliating them and their officials. सीधी बात है, मतलब जैसे औरंगजेब जब मर गया था ना उसके बाद सब चीज अच्छी हुई थी, ना कि बर्बाद हुई थी. क्योंकि जो नवाब बंगाल थे उन्होंने सब चीज को ठीक करने का स्टार्टिंग करा था. पहले उन्हें जो ब्रिटिश थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके ऊपर क्लेम करा, उनने उनको टैक्स लिखे और उनको जो भी टैक्स लिखे और उनको जो टैक्स पे करना पड़ता था उसको पे करने से उनने मना करा, उनको डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स देके बेइज्जती के साथ और उनको ह्यूमिलेट किया. ठीक है. और उनके जो भी ऑफिशियल्स थे उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे समझाया कि दैट हम अब आपकी मतलब जो भी आप हमारे साथ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो हम उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाले. ओके. तो यहाँ से अपनी फिर ऑलमोस्ट जो भी है आप फ्रीडम फाइटर्स वाली फ्रीडम की शुरुआत हो चुकी थी. तो ऑन द अदर हैंड द कंपनी डिक्लेयर दैट इट्स ट्रेड वाज गेटिंग ruined बिकॉज ऑफ अनजस्ट डिमांड्स ऑफ लोकल ऑफिशियल्स. दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो जो कंपनी थी उन्होंने ये डिक्लेयर करा था कि उनका जो ट्रेड है, जो व्यापार है वो बर्बाद हो रहा था. किसकी वजह से? अनजस्ट डिमांड्स जो हो रही थी लोकल ऑफिशियल्स के थ्रू, उसकी वजह से सब कुछ उनका बेस्ट हो रहा था. इट बिलीव दैट ट्रेड कुड ओनली फ्लोरिश इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड. वो ऐसा सोच रहे थे कि जब अगर हमने जो भी ड्यूटीज हम कर रहे हैं तो उनको अगर अपन खत्म कर देंगे तभी अपना व्यापार चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा. टू एक्सपेंड ट्रेड इट वांटेड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, बाय अप विलेजेस एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट्स. वो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर हमें अपना जो व्यापार है, ट्रेड है, उसको एक्सपेंड करना है तो उनको पहले उनके सेटलमेंट को एनलार्ज करना पड़ेगा और जो विलेजेस है उनको खरीदना पड़ेगा और वहां पे फोर्ट्स किले बनाने पड़ेंगे, तभी कुछ जाके हो जाएगा. सो वी हैव फिनिश्ड दिस आंसर एंड वी जंप टू द क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड द assumption ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी.
अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये आपके जब आप ये चैप्टर रीड आउट करेंगे तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें दीवानी का डिस्क्रिप्शन दिया है, आप अच्छे से रीड आउट कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा दीवानी का मतलब। ओके, द दीवानी राइट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बेनिफिटेड इट इन सेवरल वेज। अभी अपन कुछ तरीके देखते हैं जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बेनिफिट हुई थी दीवानी के थ्रू। दीवानी राइट जो बना था ना उसके। अब दीवानी राइट के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि इसमें क्या होता है। तो जो मतलब इनको जो दीवानी जिसके पास होते थे वो उनके पास टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता था। तो सिंपली उनको पैसा मिल रहा है जैसे तैसे करके, तो ये इसलिए उनके लिए बेनिफिशियल था। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। जो दीवानी थी उन्होंने अलाउ करा था कंपनी को कि वो भी जो भी बंगाल के रिसोर्सेज हैं तो उनको वो बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। The East India Company monopolized trade and began direct plunder of India's wealth. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने मोनोपोलाइज करा था ट्रेड को और वो डायरेक्टली प्लंडर करने लगे थे इंडिया की वेल्थ को। मतलब जो जो भी इंडिया के पास पैसा था वो अपने अपने तरफ मतलब किसी भी तरीके से वो अपने साथ लेके जाना चाहते थे। यहाँ की जो भी मनी है पैसा है सब कुछ वो हड़पना चाहते थे। ठीक है, रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया फाइनेंस्ड कंपनी एक्सपेंसेस। जो इंडिया की रेवेन्यू थी उन्होंने कंपनी के फाइनेंस को एक्सपेंस करा था। दीज रेवेन्यूज वर यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इंडिया। तो जो भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे इसको वो यहाँ से कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल को परचेज करने में लगा देते। सिंपली अपन से ही लेते थे और अपन को देते थे, साथ में सामान भी लेते थे। आई समझ में? तो इससे अपना ही लॉस था ऑलमोस्ट। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता। ओके, तो कलकत्ता में इनके ऑफिस वगैरह बने थे और जो कंपनी है उनकी बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। द कंपनी यूज्ड its political power to monopolize trade and dictate terms. They could impose their own prices that had no relation to the cost of production. Simply जो कंपनी थी बहुत स्मार्ट थी। मतलब जो पॉलिटिकल पावर का उन्होंने इस्तेमाल करा उसकी वजह से उन्होंने मोनोपोलाइज कर दिया ट्रेड को और उन्होंने टर्म्स और कंडीशंस को भी डिक्टेट किया। साथ में उन्होंने अपने खुद के प्राइस को इम्पोज करा मतलब और जिसका कोई भी रिलेशन नहीं था उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट है। मान लो अगर आपका कोई भी कॉटन का कुछ भी खरीदते हो, मान लो वो 10 रुपए का अगर आपने प्रोड्यूस कर पाया है तो मान लो आप 15 का बेच सकते, बट वो अपना खुद का प्राइस इंप्लीमेंट करते थे जैसे 50 और 100 रुपए, तो उनको बहुत ज्यादा 10% यानी ऑलमोस्ट 90% का प्रॉफिट होता था। सिंपली तो अपना ही लॉस है। एंड फोर्थ पॉइंट इज द कंपनी यूज्ड रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल टू फाइनेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स। इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस करने के लिए उन्होंने बंगाल से रेवेन्यू को कलेक्ट करा था। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ये मोर एंड मोर 99% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सब्सिडियरी अलायंस के बारे में बोला गया है तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है 5 नंबर का। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो गया था उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में स्टार्ट हुआ था एंड गेनिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, इसके बाद दीवानी बंगाल को दीवानी मिल गई थी। द कंपनी बिगेन टू एक्सपेंड इट्स रूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो कंपनी थी वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दी गई थी। For that, it had devised several plans. One among them was a subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, अपन रीड आउट करते हैं। पहले ये लाइन देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि इसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान्स करे गए थे जिसमें एक प्लान कौन था, सब्सिडियरी अलायंस। इसकी टर्म्स और कंडीशंस अपन देखते हैं। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। जो सब्सिडियरी अलायंस है सबसे पहले तो आप ये जान लो कि स्टार्ट किसने करा था। सिंपली इसके नाम से अपन को पता चलता है कि ब्रिटिशर्स का है ये सब कुछ, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था। ठीक है, तो जो इंडियन रूलर्स थे उनको परमिशन नहीं थी, वो अलाउ नहीं करा था उनको कि आप इंडिपेंडेंट रहें और अपनी फोर्सेस को बना सकें। ठीक है, तो उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। दे वर टू be protected by the company but pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of their protection. सिंपली जैसे पुलिस है ना, पुलिस फोर्सेस अपने यहाँ पे है तो अपन पुलिस वगैरह लगाते हैं तो अपन उसको पैसे पे करना पड़ता है। उसी तरीके का अभी जो चल रहा है उससे बेकार तरीका का पहले चलता था कि जो मैंने पहले पॉइंट बताया कि जो इंडियन रूलर्स थे उनको अपनी फोर्स बनाने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। तो जो भी अगर उनको फिर भी प्रोटेक्शन के लिए अगर कुछ चाहिए है फोर्स वगैरह तो वो कंपनी से डिमांड करते थे तो कंपनी उनको प्रोवाइड करती थी। लेकिन जो सब्सिडी फोर्सेस जो भी उनको प्रोवाइड की जाती थी तो उनको पेमेंट करना पड़ता था। ओके, तो प्रोटेक्शन करवाएं लेकिन उनको पेमेंट भी करनी पड़ती थी, खुद का तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें भी अपना लॉस है। इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक पेमेंट्स, अगर इंडियन रूलर्स पेमेंट नहीं कर पाते इस चीज की,
देन दैट पार्ट ऑफ टेरिटरी वाज टेकन अवे बाय द कंपनी एज अ पेनाल्टी के रूप में उसको वो कैप्चर कर लेते थे। आई समझ में? फॉर एग्जाम्पल पहले कितना गंदा काम होता था भाई, आज तो आजकल की सिचुएशन तो इतनी है कि भाई सब कुछ अपना है। अगर अपन का चढ़ गया पेपर्स में तो अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो अपना चढ़ा हुआ भी छीन लेते थे अपने से, इसलिए तो अब इंडिपेंडेंट भारत, स्वतंत्र भारत बोला गया है। For example, in 1801, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company for failing to pay for the subsidiary forces. जो नवाब ऑफ अवध के जो नवाब थे उनको फोर्स किया गया था कि उनकी जो जितनी भी टेरिटरी है, जितनी भी जमीन है, उसकी आधी जमीन वो कंपनी को सौंप दें, क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्सेस की पेमेंट को पे नहीं कर पाए थे। तो जब इनने राजा महाराजाओं को नहीं छोड़ा तो अपन को क्या छोड़ेंगे, आम जनता को तो वैसे भी खा लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज, इट मे बी आई थिंक इट्स अवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो in what way was the administration of company different from that of Indian rulers? जो इंडियन रूलर्स थे उनके कंपैरिजन में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी था, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे डिफरेंट था। ठीक है, देखते हैं अपन। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करी गई थी, जिनको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंसीज कहते हैं। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज थी। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास एंड थर्ड इज बॉम्बे। बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, ये तीनों प्रेसिडेंसीज तो जो थी वो ब्रिटिश की प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है, whereas under the Indian rulers administration was divided into 4 parts. इंडियन रूलर्स के अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। पहला डिस्ट्रिक्ट, जिसको जिला कहते हैं। परागन हो गया दूसरा, तीसरा हो गया तहसील एंड फोर्थ इज विलेज। ये चारों जो चीजें हैं वो इंडियन रूलर्स ने डिवाइड करी थी। फर्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज रूल्ड बाय द गवर्नर। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी उसमें सब में कौन रूल करेगा, गवर्नर रूल करेगा। ओके, and the supreme head of the administration was the governor general, whereas under the Indian administrative system the supreme head was king और नवाब। देखो, जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर में जो भी रूल करने वाला होगा ना वो गवर्नर जनरल होगा, और जो अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उसका जो सुप्रीम हेड था वो किंग और नवाब था। ऐसा ना, जो अपने राजा महाराजा होते थे अपन पहले उनके ऊपर ही पूरा डिपेंड होते, सब कुछ वही डिसाइड करते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो होता था वो गवर्नर जनरल होता था, मतलब उनका राजा टाइप का होता होगा। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग इंट्रोड्यूस्ड द न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। जो वॉरेन हास्टिंग था उन्होंने जस्टिस का एक नया सिस्टम स्टार्ट करा था। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। ओके, जो वॉरेन हास्टिंग था, ये जो वॉरेन हास्टिंग आपको यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर देती हूँ, यहाँ पे ये है वॉरेन हास्टिंग, वेयर इज दिस, एंड दिस इज द वॉरेन हास्टिंग्स। जो वॉरेन हास्टिंग था इन्होंने नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था जस्टिस के लिए। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव 2 कोर्ट्स, इनके 2 कोर्ट्स थे। यहाँ पे 2 कोर्ट थे, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ पे 2 कोर्ट दिए गए हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। और जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट। जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो किसके ऊपर प्रिसाइड करते थे, सिविल कोर्ट के ऊपर प्रिसाइड करते थे। जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर में थे। ठीक है, यहाँ पे जो ये दिखा है क्रिमिनल कोर्ट किसके अंडर में थे, काजी और मुफ्ती। एंड जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो थे सिविल कोर्ट के अंडर में। ओके, सो ये अपन ने चारों चीजें खत्म कर दी हैं। अब अपन अंडर द रिगार्डिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। एक्ट 1773 के अंडर में नया सुप्रीम कोर्ट कब बना था, 1773 में। ठीक है, द मेन फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज कलेक्टर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो मेन फिगर है यहाँ पे, मेन फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज कलेक्टर। इंडियन डिस्ट्रिक्ट में जो मेन फिगर था वो कलेक्टर था। कलेक्टर देखता है अपना सब कुछ यहाँ पे, आई समझ में? जो भी यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है, जिला का जो सबसे बड़ा हेड होता है वो कलेक्टर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज टाइटल कलेक्टर, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड द टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड, ये जजेस हैं, पुलिस हैं, ऑफिसर्स हैं और दरोगास हैं। ये चारों जो हैं जो अपने आप इनको अपन अच्छी रेपुटेशन वाली जो है जॉब समझते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हैंडल करते हैं। जो इसका जो टाइटल था कलेक्टर का, अकॉर्डिंग टू द हिज टाइटल कलेक्टर का जो टाइटल था वो उसका मेन जॉब क्या था कि रेवेन्यूज को कलेक्ट करना और टैक्सेस को कलेक्ट करना
जो लॉ को मेंटेन भी कर सके, यहाँ पे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर सके। डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट जो भी उसका जिला है उसके अंडर में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जज यहाँ पे हो सकता है, पुलिस हो सकता है, ऑफिसर्स हो सकते हैं, दरोगास, ये चारों चारों जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन जंप करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, देखते हैं, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन कंपोजिशन ऑफ कंपनीज आर्मी। कंपनीज आर्मी की बात करी गई है कि कंपनीज आर्मी में जो कंपोजिशन था उसके चेंजेस बताने हैं। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी देख रहे हैं अपने यहाँ पे, 18th सेंचुरी, इसको खत्म करते हैं थोड़ा सा, 18th सेंचुरी अच्छे से अपन रिकॉर्ड करते हैं। 18th सेंचुरी में व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मीनिंग आप सर्च कर लेना, मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, जिसको पता हो तो कमेंट में मेरे को जल्दी से बता दो, ओके। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी, जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसकी आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट करने लगी, इट स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स एंड बिगिन ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह ट्रेनिंग देने लगे और फिर उनको अपने अंडर में ले लेते थे। फिर उनको सब्सिडियरी अलायंस के प्रति सब्सिडियरी फोर्सेस में वो अप्लाई कर देते थे, फिर उनको पैसा मिलता था। आई लाइक द मुगल आर्मी, वो कहता था कि मेरे को मुगल आर्मी पसंद है। कौन सी आर्मी? मुगल आर्मी। द कंपनीज आर्मी वाज आल्सो कंपोज्ड ऑफ द कैवलरी एंड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स विद द कैवलरी डोमिनेटिंग द आर्मी। उनको डोमिनेटिंग आर्मी बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कंपनी की आर्मी थी बिल्कुल पसंद थी, उनको मुगल आर्मी पसंद थी, ओके। However, as a warfare technology changed during the 19th century, 19th century में warfare technology जो थी वो चेंज हो गई थी। warfare मतलब लड़ाई की जो भी टेक्नोलॉजी थी वो सब चेंज हो गई थी। द कैवेलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइंड, जो कैवेलरी रिक्वायरमेंट थी कंपनी की वो मना कर दी गई थी, डिक्लाइन कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। एज द सोल्जर्स हैज टू बी आर्म्ड विद द मस्केट्स एंड मैच लॉक्स, द इन्फेंट्री रेगिमेंट्स बिकेम देन इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, जो बाद में इन्फेंट्री रेगिमेंट्स इंपॉर्टेंट बन गए थे, ठीक है, क्योंकि सोल्जर्स को वहां पे आर्म्ड करना मना कर दिया गया था। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड ऑल द important question answers of chapter 2 फ्रॉम टेट टू टेरिटरी, एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, तो आप जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी को कोई आंसर समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप मुझे मैसेज कीजिए, तो आई विल एक्सप्लेन द आंसर इन शॉर्ट, ओके। सो थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और लाइव क्लासेस मिल सके। थैंक यू सो मच एंड welcome to the next class.